नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे यूनिटेक के बारे में। ये वो कंपनी है जो कभी इंडिया की नंबर 1 रियल एस्टेट कंपनी हुआ करती थी और आज ये ऑलमोस्ट बंद हो चुकी है। इसका मैनेजमेंट जो प्रमोटर्स थे वो आज की डेट में जेल में है और जो नया मैनेजमेंट जो भारत सरकार की तरफ से अपॉइंट हुआ है वो इसको रिवाइव करने की पुरजोश में कोशिश कर रहे हैं। कैसा रहना चाहिए इसका फ्यूचर, इसके बारे में हम बात करेंगे। वैसे मैं अपने एंड से एक डिस्क्लोजर है, मेरे पास इसके कुछ शेयर्स कभी हुआ करते थे और जो मैंने रिसेंटली बेच दिए हैं। वैसे एक डिस्क्लेमर भी है, ये वीडियो सिर्फ शिक्षा के पर्पज से बनाया गया है। कोई किसी भी तरह की खरीद या बिक्री करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर करें। ये है इस कंपनी के शेयर का रीसेंट प्राइस चार्ट। जैसा कि हम देख पा रहे हैं 23 जून के आसपास ये बढ़ के ₹3.5 तक भी गया था, लेकिन उसके बाद इस शेयर के प्राइस में जो डाउनफॉल शुरू हुआ वो आज की डेट में भी जारी है। तो 1 साल पहले मैंने यूनिटेक के ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बनाया था जिसका लिंक जो है आपको ऊपर आई बटन के आसपास दिख जाएगा। उसमें उस टाइम पे जो फ्यूचर उसका काफ़ी पॉजिटिव लग रहा था, तो मैंने वीडियो बनाया था जिसमें ये था कि लॉन्ग टर्म में ये बेनिफिशियल हो सकता है। हालांकि जो रीसेंट डेवलपमेंट हो रहे हैं और जिस तरह से बैंकरप्ट कंपनी जो एनसीएलटी वगैरह में जा रही है और जिस तरह से आउटकम आ रहा है, वैसा उसमें दिख रहा है कि ये जो प्रोसीडिंग्स हो रही है उससे बैंक के पैसे तो मिल जाएंगे, उससे जिनके घर है उनको घर तो शायद मिल जाएंगे, लेकिन क्या इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी कुछ फ़ायदा होगा? तो अभी तो ऐसा लग रहा है कि इसकी प्रोबेबिलिटी कम है। यही पर्पज़ है ये वीडियो बनाने का। वैसे ये हमने इन्वेस्टोपीडिया से एक डिटेल ली है जो आपके रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे डाली है। लिक्विडेशन की जब प्रोसेस होती है तो कब क्या मिलता है उसके बारे में शॉर्ट में बताने का प्रयास किया गया है। अगर आप देखेंगे, लिक्विडेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ शटिंग डाउन अ बिज़नेस। बिज़नेस बंद करने की प्रोसेस है और उसकी जो भी एसेट्स है वो जो भी उसके जो भी रिसीव जिनको पैसे देने हैं उसको कैसे दिया जाएगा, तो उस प्रोसेस को लिक्विडेशन कहते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर कैश भी अगर है तो वो भी दे देते हैं, बाकी अगर प्रॉपर्टी भी है तो प्रॉपर्टी वगैरह को बेच के भी उसको पैसे दिए जाते हैं। अभी इसमें की टेक अवेज अगर आप देखोगे तो उसमें पैसे मिलते किसको सबसे पहले, तो जब भी कंपनी लिक्विडेशन में जाती है तो उसके क्रेडिटर्स को सबसे पहले पैसे दिए जाते हैं। जो बैंक हो गई, जो एनबीएफसीज हो गई, जिन्होंने उनको लोन दिए हैं, उनको सबसे पहले पैसे दिए जाते हैं। इसके अंदर भी जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स होते हैं जिसका हमने अभी जिक्र किया, उसको पहले दिया जाता है। उसके बाद जो नॉन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है उनको भी पैसे दिए जाते हैं। तो बैंक का पैसा देने के बाद, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का पैसा देने के बाद, जो बॉन्ड और डिबेंचर होल्डर है उसका पैसा देने के बाद और प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा देने के बाद अगर कुछ बचता है तो वो आपके और मेरे जैसे गरीब शेयर होल्डर्स को मिलता है। लेकिन जनरली ऐसा देखा गया है कि वहाँ तक आने तक कुछ भी नहीं बचता। तो हम ये इसके बेसिस पे तो कह सकते हैं कि यहाँ पे तो इक्विटी होल्डर्स को कुछ भी मिलना थोड़ा जो है वो डिफ़िकल्ट लग रहा है। मित्रों, अभी हम बात करेंगे डीएचएफएल, दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे वो ऐसा हुआ था कि जो छोटे शेयर होल्डर्स है वो इसमें बहुत बुरी तरह से फंस गए थे। अभी जैसा आपको पता है कि ये जो चार्ट है वो 11 जून के आसपास का है। ये वो लास्ट दिन था जब डीएचएफएल जो है वो स्टॉक एक्सचेंजेस में ट्रेड हुआ था। उसके बाद से इसकी ट्रेडिंग रोक दी गई थी। हालांकि स्टॉक एक्सचेंज को ऑलरेडी कम्युनिकेशन पहले दे दिया गया था कि इसकी ट्रेडिंग रोकिए, जो शेयर्स खरीदे और बेचे जा रहे हैं उसकी वैल्यू ज़ीरो है। क्योंकि जिन टर्म्स पे एनसीएलटी ने जो डीएचएफएल को बेचा है पिरामल ग्रुप को, उसके हिसाब से 100% ओनरशिप वो पिरामल ग्रुप की हो गई। तो जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनकी नेटवर्थ जो है वो ज़ीरो है। बावजूद इसके करीब करीब 5-6 दिन तक ये स्टॉक खरीदा भी गया, बेचा भी गया। जो थोड़े एक्टिव लोग इन्वेस्टर थे उन्होंने जैसे तैसे जो रेट मिला उस पर बेच दिया, और जिनको पता नहीं था सस्ता मिल रहा करके खरीदने गए, वो लोग इसमें आज की डेट में तो फंस गए हैं। क्योंकि उनकी जो नेटवर्थ है, यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट कैपिटलाइजेशन फुल जो है वो 524 करोड़ का दिख रहा है, या ये जो फ्री फ्लोट है 319 करोड़ का, एक्चुअली इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये ऑलरेडी ज़ीरो हो चुका है। तो यही प्रॉब्लम है जो मैं आगे बता रहा था। क्योंकि एनसीएलटी एक रिस्पॉन्सिबल बॉडी है जो आज से 6 साल पहले बनाई गई थी, ताकि जो भी बैंक के वगैरह के काफ़ी पैसे फंस रहे थे ये कंपनीज़ में, तो वो एटलीस्ट उनको पैसे मिल जाए। तो बैंकों के पैसे तो उसे अगर हो सकता है पूरे ना मिले तो कुछ तो मिलेंगे ही नहीं। और लेकिन जो शेयर होल्डर्स है, जैसे हमने आगे बताया था कि रिसीवेबल्स की प्रायोरिटी में शेयर होल्डर्स हमेशा नीचे रहते हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत है कि जो भी पैसा है, ये जो 524 करोड़ रुपए है वो गए, आज की डेट में उसका वैल्यू है ज़ीरो। तो इस तरह की कुछ अरेंजमेंट जो है वो यूनिटेक के केस में भी हो सकती है।
हमने आगे भी देखा है कि बहुत से केस में, जैसे हमने रुचि सोया में भी देखा, तो रुचि सोया में भी जो डील हुई थी वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए फ़ायदे के लिए नहीं थी, ठीक है। तो बहुत कम केस में ऐसा होता है कि जहाँ पे शेयर होल्डर्स को कुछ फ़ायदा होता है, जैसा हमने देखा है आलोक इंडस्ट्रीज़ के केस में। तो बहुत कम ऐसी, क्योंकि अगेन वो रिलायंस ग्रुप जैसी एक अच्छी कंपनी थी जो शेयर होल्डर्स के बारे में थोड़ा सोचती है, उनकी पॉलिसीज़ अच्छी है, तो शेयर होल्डर्स को फिर भी उसमें फ़ायदा हुआ। हालांकि हर कंपनी आलोक इंडस्ट्रीज़ नहीं होती है और लोगों के पैसे, शेयर होल्डर्स के पैसे ज़्यादातर केस में फंसते हैं। तो आईसी, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा सिमिलर केस यूनिटेक के केस में भी हो सकता है। अब जैसा मैंने बताया कि जो 15-16 रुपए में जो इन्होंने 11 जून को लिया है, अब वो बेचारा क्या करेगा, वो फंस गए। तो अब उनको पता नहीं था, या जो भी था, इग्नोरेंस बोलिए, जो भी बोलिए, तो अब आपके पास और कोई चारा रहता नहीं है, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाने का ये किया है। ये मैंने कुछ गूगल न्यूज़ से निकाले हुए हैं, आप देखेंगे तो डीएचएल इन्वेस्टर टू मूव सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट प्लान टू डिलीज शेयर्स, वो चलता रहेगा। लेकिन इसमें आने की जो प्रोबेबिलिटी है, शेयर होल्डर्स की फेवर में डिसीजन आने की प्रोबेबिलिटी है, वो ज़्यादातर केस में ज़ीरो ही रहती है। तो प्रोबेबिलिटी ये है, अगर हम तो दुआ करेंगे इनको कुछ मिल जाए, इनका काम हो जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन उसकी संभावना जो है वो बहुत कम है। तो हो सकता है कि जो कुछ भी उन्होंने पैसे थोड़े बहुत डाले होंगे, वो उनसे उनको हाथ धोने पड़ सकते हैं। दोस्तों, ये मैंने ना एनसीएलटी में अभी कितनी कंपनी है करके ज़रा जानने के लिए उनके वेबसाइट से डेटा निकाला। तो आप देखिए, ये मेरा पहला पन्ना तो जुलाई की जो है वो लिस्ट से ही भर गया, ऑर्डर नंबर से ही। तो हो सकता है कि सारे डिस्प्यूटेड ना हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बहुत सी कंपनी एनसीएलटी में जा रही है। तो एक एक कंपनी को देखना, उसको प्रॉपरली रिजोल्व करना उनके लिए भी एक कम्बरसम का टास्क हो सकता है। तो हमारे लिए एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये एडवाइजेबल है कि ये जो भी एनसीएलटी में जा रही है वो बेसिकली वो भंगार कैप जिसको बोलते हैं ना, वो भंगार कैप कंपनीज है। तो भंगार कैप कंपनी से कृपया दूर रहिए। तो अभी ये रिसेंट एक स्क्रीनशॉट मैंने लिया है, अगर आप देखेंगे तो ये जुलाई 7 का है, जहाँ पे ईडी ने गुरुग्राम के 3 प्लॉट जो है वो उन्होंने अटैच किए हैं। तो कुल मिला के 537 करोड़ के प्लॉट जो है उन्होंने ऑलरेडी, मतलब वो ले लिए हैं। अभी उसको बेचेंगे, उसका जो पैसा आएगा वो बैंक को दे देंगे। तो जैसा मैंने आगे आपको ऑलरेडी बताया कि अभी ये 537 करोड़ का आया है, तो जाएगा कहाँ? अब ईडी तो गवर्नमेंट बॉडी है, तो वो क्या करेगी, वो जो भी बैंक रहेगी, प्राइवेट होने दो पब्लिक होने दो, ज़्यादातर तो ये पीएसयू बैंक ही होती है, तो उनको वो पैसे दे देंगे। तो अब होगा ये कि कल को जब मैंने, जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मुझे भी यूनिटेक अच्छा लगता था। उसका एक कारण ये था कि यूनिटेक के पास बड़े बड़े लैंड पार्सल्स थे, उनके पास बहुत ज़मीन थी, और ज़मीन ऐसी चीज़ है जिसकी वैल्यू हमेशा बढ़ती है, वो कभी कम नहीं होती। तो ये एक मेन कारण था। लेकिन जैसे जैसे हमें दिख रहा है कि ये लैंड पार्सल जो है वो ईडी सीज करता जा रहा है, सीज करता जाएगा, और जो भी पैसा आता जाएगा वो बैंक को दे देंगे। बैंक का पूरा पैसा तो आएगा ही नहीं, लेकिन जितनी भी ज़मीन आएगी वो बेच के बैंक की कर्जा जो है वो चुकाया जाएगा। इसके अलावा बहुत से लोगों ने यहाँ पे एफडी वगैरह भी की थी, मतलब इनको जो, इनकी जो डिपॉजिट्स की स्कीम होती थी, या जो बॉन्ड्स और डिबेंचर्स आते थे डीएचएफएल के, उसमें उन्होंने पैसा डाला है। तो अगर बैंक को देने के बाद अगर कुछ पैसा बचेगा, तो ये बॉन्ड होल्डर्स को, डिबेंचर होल्डर को देंगे। तो भैया आपको क्या मिलेगा? प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। और ये सब देने के बाद जो यूनिटेक बचेगा, उसके पास विरासत में सिर्फ कर्जा होगा, जमीन तो सारी बिक चुकी होगी। तो फिर ऐसी कंपनी के शेयर होल्डर्स बन के भी कोई फायदा अभी तो नहीं दिख रहा। ये ऐसी एक न्यूज़ है जहाँ पे ईडी ने कोई एक हेलीकॉप्टर भी किसी का लिया था, जो जिनको इसका होगा यूनिटेक का, वो अपने कब्जे में लिया, और 100 लैंड पार्सल्स जो है वो मुंबई में लिए हैं, जो कि 81 करोड़ के आसपास के हैं। अब ये मुझे तो पहले समझ में नहीं आया, फ्रेंकली कहूँ तो, क्योंकि मैं मुंबई में रहता हूँ, मुझे पता है यार कि 100 लैंड पार्सल 81 करोड़ में आते कहाँ पे है। सो मेरे अपने क्वेश्चन मार्क है इसको लेके, बट ठीक है, उन्होंने लिखा है तो होगा। या फिर वो जब ट्रांजेक्शन हुआ रहेगा आज से 15-20 साल पहले, उस टाइम पे ये 81 करोड़ का हो, क्योंकि आज की डेट में तो 81 करोड़ में कोई ज़मीन आती नहीं है 100%। बट ठीक है, अगर ये भी आ गई तो अगेन जैसा मैंने आगे कहा, ये भी बैंक के पास जाएगी, आपको और मुझे कुछ नहीं मिलना। तो मैं अब कोशिश करूंगा कि मैं अपने जो पूरा डिस्कशन है उसको समराइज़ करूं। ये मेरी लास्ट स्लाइड होगी। क्या पॉसिबल फ्यूचर हो सकता है? तो जैसे हमने कहा, मेजर ऑफ बैंक डेट जो है विल बी क्लियर्ड बाय सेलिंग ऑल अवेलेबल लैंड पार्सल्स। अच्छी बात यह है क्योंकि लैंड इनके पास काफ़ी अवेलेबल है, तो वो लैंड बेच बेच के बैंक के जो है वो ज़्यादातर कर्जे जो है वो फुलफिल हो जाने चाहिए। अगर उसके बाद कुछ अमाउंट बचती है, तो जो है वो जो एफडी और बॉन्ड होल्डर जो है, जैसा मैंने बताया, उनको दे दी जाएगी। हाउस ओनर की फेवर में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद ही गवर्नमेंट ने पिछले साल जो है वो नया मैनेजमेंट लाया है। जो चंद्रा फैमिली जो था, वो सब तो ऑलमोस्ट अभी जेल में है, बाप और बेटे सारे। तो अभी नया मैनेजमेंट आया है जो कि गवर्नमेंट नॉमिनेटेड है। तो उनको टारगेट दिया गया कि आप 3 और 5 साल में जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट करो और होम ओनर्स को ये घर दो।
तो जो अभी मनी रिसीव्ड फ्रॉम कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स जो है, जो कुछ प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं या कुछ है जो नियरिंग कंप्लीशन है, जो ख़त्म होने वाले हैं, तो ये हो सकता है कि मैनेजमेंट जो है वो अगले 2-3 साल के अंदर वैसे प्रोजेक्ट ख़त्म करके उनको दे दे। उनसे जो थोड़े बहुत पैसे आएंगे बाकी के, उससे उनको दे देंगे। जिनके 30%, 40%, 50% काम हुआ है, उनको भी वो शायद वो दे के ख़त्म कर सकते हैं। हालांकि ये बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं। कुछ बीच में न्यूज़ भी आ रही थी कि जो प्रोजेक्ट वहाँ पे ख़त्म भी हुए हैं, मतलब क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वो उतनी अच्छी नहीं है, जो कॉमन पैसेज है वो उतना अच्छा नहीं है, सीवेज की ट्रीटमेंट ठीक नहीं है। तो आगे कैसा होगा वो भगवान ही जानता है। लेकिन जैसा हमने बताया कि अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने सही डिसीजन दिया कि भाई जिन्होंने एडवांस पैसा दिया उनको फ्लैट मिलने चाहिए। तो हो सकता है कि वहाँ तक ये ठीक हो, जिनके पैसे फंसे हो उनको फ्लैट मिल जाएगा। लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन यूनिटेक एज अ होल प्रॉफिटेबल में कन्वर्ट हो, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। लेट अस अज्यूम कि जो भी 15-20 हज़ार लोग हैं जिनके फ्लैट मिलने बाकी है और यूनिटेक ने उनको दे भी दिया, तो उसके बाद ये जो मैनेजमेंट है वो भी ऐसे इंटरिम टाइप का लग रहा है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है यूनिटेक भी किसी और जो है एस्टेब्लिश प्लेयर्स को बेची जा सकती है, जैसे हीरानंदानी हो या कोई भी हो सकता है। क्योंकि मिस्टर निरंजन हीरानंदानी इज ऑल्सो वन ऑफ द बोर्ड मेंबर। आज की ये बोर्ड मेंबर में हीरानंदानी भी है। तो प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी पॉसिबल कि ये किसी न किसी रियल एस्टेट ग्रुप को ये यूनिटेक आने वाले टाइम में बेचा जा सकता है। बट उस केस के अंदर भी शेयर होल्डर्स को कुछ मिलने की प्रोबेबिलिटी कम हो। ये बहुत पॉसिबल है कि वो डील भी जो है वो DHFL टाइप की हो, जहाँ पे एक लमसम डील हो जाएगी। जो नया पार्टनर आएगा, जो नया बायर आएगा, वो 100% ओनर बन जाएगा और इक्विटी शेयरहोल्डर्स की वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो सकती है। ऐसा मेरा व्यू है। जो मैंने आपको बताया ये गलत भी हो सकता है, लेकिन जो मेरा व्यू है वो मैंने अपने रेफरेंस के लिए शेयर किया। आप अपने हिसाब से और अपने सूझबूझ से आगे के डिसीजंस ले सकते हैं। मित्रों, मैं यही अपना वीडियो समाप्त करूंगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।